हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट दैट इज कंपेंसेशन मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कुछ भी लर्न करने वाला नहीं है इसमें, जस्ट बेसिक से कंसेप्ट्स हैं और साथ में ही हम पढ़ते चलेंगे। देखो, कंपेंसेशन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब है मैनेज करना, ये तो आपको पता ही है। कंपेंसेशन क्या होता है? कंपेंसेशन मतलब आपकी जो सैलरी है या उसके अलावा कोई भी आपको पर्क्स, अलाउंसेस, बेनिफिट्स कुछ भी मिल रहे हैं, मतलब ओवरऑल जितने भी पैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, पूरी की पूरी कंपेंसेशन, उसका मैनेजमेंट करना। क्योंकि कंपेंसेशन ऑब्वियसली एम्प्लॉय को क्या करेगी? मोटिवेट करेगी। ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयर एंड से उसको क्या है? वो क्या है? खर्चा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा है। पर एम्प्लॉय से काम करवाना है तो ऑब्वियसली हमें उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं है, बिल्कुल बेसिक डेली लाइफ वाली टर्म्स है, साथ में ही इजी लैंग्वेज में हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, इसका हमारा फर्स्ट यूनिट है, हम स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। देखो, कंपेंसेशन मैनेजमेंट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल होता है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, अगर ये आप टॉपिक्स मेरे साथ समझ लेते हो, एक या दो बार वीडियो देख लेते हो, आपको कोई भी बुक या कोई और रेफरेंस उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कंपेंसेशन या कंपेंसेशन मैनेजमेंट का मतलब क्लियर होना चाहिए, तभी हम रोल जान पाएंगे ना। रोल हमें तभी पता लगेगा कंपेंसेशन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब हमें कंपेंसेशन का मतलब पता होगा। तो सबसे पहले कंपेंसेशन मैनेजमेंट होता क्या है? कंपेंसेशन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप प्लान कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, एडमिनिस्टर कर रहे हो कि कोई भी कंपनी कितना पैसा दे रही है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या कंपेंसेशन सिस्टम है। जो कंपेंसेशन सिस्टम होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इफेक्टिवली एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट भी कर रही है, रिटेन भी कर रही है और उन्हें मोटिवेटेड करके भी रख रही है। मैंने तीन वर्ड्स हमेशा याद रखना कंपेंसेशन मैनेजमेंट में, दैट इज टू अट्रैक्ट द एम्प्लॉयज, टू रिटेन द एम्प्लॉयज एंड टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज इफेक्टिवली। सो कंपेंसेशन मैनेजमेंट बेसिकली मीन्स कि आप इतनी डिटर्मिनेशन अपने एम्प्लॉयज के अंदर रख रहे हो, उनको इतना प्रॉपरली कंपेंसेट कर रहे हो कि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अभी कंपेंसेशन में डाउट आ जाता है कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं। हमारी सैलरीज हो गई, वेजेस हो गए, जितने भी बोनस हो गए या इंसेंटिव्स हो गए जो कंपनीज देती हैं, या जितने भी बेनिफिट्स हो गए, वो सारे कंपेंसेशन का पार्ट बनते हैं। अब जब कोई भी कंपनी कंपेंसेशन देती है, वो इंटरनल इक्विटी को भी कंसीडर करती है और एक्सटर्नल मार्केटेटिव कॉम्पिटिटिवनेस को भी कंसीडर करती है। सो ये सारी टेक्निकल टर्म्स हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में। सो बेसिक कंपेंसेशन मैनेजमेंट जो कि हमारा सब्जेक्ट है, उसका मतलब है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कंपेंसेशन को कैसे प्लान कर रही है, डिजाइन कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है एंड एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, ताकि वो अपने स्टाफ को अट्रैक्ट भी करके रख सके, रिटेन भी करके रख सके और मोटिवेट भी करके रख सके। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अभी मेन चीज ये अराइज होती है कि अगर हम कोई भी कंपेंसेशन की बात करते हैं, तो कंपेंसेशन पैकेज में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं किसी भी कंपेंसेशन के। सो मेन की एलिमेंट्स क्या हैं कंपेंसेशन के, ये की एलिमेंट्स सारे लर्न कर जाना, क्योंकि ऑब्वियसली आप बार बार कंपेंसेशन टर्म यूज करोगे किसी भी आंसर में। सो जब आपको ये टर्म्स पता होंगी, आप किसी भी आंसर में ये कंपेंसेशन की जो पैकेज में चीजें आती हैं वो यूज कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो बेसिक सैलरी, जो आपको बेसिक सैलरी एंड बेसिक वेजेस मिलती हैं, वो आपकी कंपेंसेशन होगी। सेकंड होगी कोई भी कंपनी जो वेरिएबल पे देती है, वो वेरिएबल पे आ गई कंपेंसेशन का पार्ट। उसके अलावा कई बार इक्विटी बेस्ड कंपेंसेशन देती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जो कोई भी कंपनी की सीटीसी होती है, मतलब कॉस्ट टू कंपनी होती है, उसमें क्या करती है कंपनी, कुछ अपने शेयर्स भी दे देती है साथ में। सो दैट इज अ काइंड ऑफ इक्विटी बेस्ड कंपेंसेशन। उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, अलाउंसेस दिए जाते हैं, पर्क्स एंड रिकॉग्निशन दी जाती है। ठीक है, उसके अलावा लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स दिए जाते हैं और उसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड मेरिट इंक्रीज दिए जाते हैं कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे उस बेसिस पर आपको इंक्रीज मिलेगा। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस इनिशिएटिव्स दिए जाते हैं। सो अभी हम ये की एलिमेंट्स थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, ताकि जब हम आगे कोई भी टॉपिक पढ़ें हमें कभी भी कोई डाउट अराइज ना हो। तो एक बार मैं आपको ना ये एलिमेंट्स डिटेल में बता देती हूँ, क्योंकि हमें यही एलिमेंट्स हर एक आंसर में यूज करने हैं। देखो, बेसिक पे या बेस सैलरी क्या होगी? जो फिक्स्ड अमाउंट हर एक एम्प्लॉय को मिलती है, जो भी वो काम करता है उस बेसिस पर। सो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल, एक्सपीरियंस, या जो भी मार्केट रेट चलता है उस पर उसको बेसिक रेट मिलता है। बेसिक रेट हमेशा क्या है? फिक्स्ड अमाउंट है जो किसी भी एम्प्लॉय को मिलती है फॉर द वर्क डन। सेकेंड है वेरिएबल पे। वेरिएबल पे अब क्या होता है? वेरिएबल पे मींस जो भी कोई उसको इंसेंटिव मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, ये सब चीजें किसका पार्ट बनेंगी? वेरिएबल पे का पार्ट बनेंगी। सो वेरिएबल पे में हमारा आया कोई भी इंसेंटिव, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, ये सब कुछ चीजें। अब बेनिफिट्स, बेनिफिट में क्या आ जाता है? नॉन वेज कंपेंसेशन।
फॉर एग्जाम्पल आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है कंपनी, कोई रिटायरमेंट प्लान दे रही है, कोई पेड टाइम ऑफ या वेकेशन दे रही है, सिक लीव दे रही है, लाइफ इंश्योरेंस दे रही है, डिसेबिलिटी कवरेज दे रही है, या कोई भी बेनिफिट दे रही है। सो बेस सैलरी मतलब फिक्स्ड इनकम, वेरिएबल पे मतलब जो वेरिएबल करती है, कोई इंसेंटिव वगैरह दे दिया, बेनिफिट मतलब कोई भी बेनिफिट्स जैसे इंश्योरेंस वगैरह हो गया। इक्विटी बेस्ड कंपेंसेशन का मतलब है आपको कंपनी स्टॉक्स वगैरह दे रही है, ऑनरशिप दे रही है अपनी कंपनी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसके बाद अलाउंसेस, कई बार बहुत सारे ना कंपनी अलाउंसेस देती है, मतलब खर्चे देती है। फॉर एग्जांपल आप आ रहे हो, जॉब पे आ रहे हो, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है, या आप मील्स के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे कूपन्स भी देती हैं कंपनीज, तो वो कूपन्स हो गए, कई बार हाउसिंग का रेंट अलाउंस देते हैं, एचआरए वगैरह मिलता है। सो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ अलाउंसेस, ठीक है। उसके अलावा कंपनी बहुत सारे पर्क्स एंड रिकॉग्निशंस देती है। पर्क्स में कंपनी क्या क्या दे सकती है, कई बार फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स देती है, जिम मेंबरशिप्स वगैरह देती हैं, और भी बहुत सारी रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स रन करती है कंपनी। उसके अलावा परफॉर्मेंस या मेरिट इंक्रीजेस भी देती हैं, मतलब अगर आप अच्छे से परफॉर्म करोगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू करी जाएगी, और उस बेसिस पर एनुअली या पीरियोडिकली आपको हाइक्स मिलते रहेंगे। उसके अलावा बहुत सारे लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स कंपनीज देती हैं, जैसे स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स, डिफर्ड कंपेंसेशन प्लान, ये कुछ लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स होते हैं। उसके अलावा एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयज को असिस्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके करियर डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोग्राम चला दिया, काउंसलिंग के लिए कोई प्रोग्राम चला दिया, वेलनेस के लिए कोई प्रोग्राम चला दिया, या वर्क लाइफ बैलेंस इनिशिएटिव्स कंपनीज रन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैटरनिटी लीव आपने सुना होगा, उसके साथ पेरेंटल लीव पॉलिसीज चल पड़ी हैं आजकल। कई बार वो कंपनी, जैसे आपने आजकल कोविड के टाइम पे देखा होगा रिमोट वर्क ऑप्शंस, कि आप फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स पर काम कर सकते हो, रिमोटली घर पे बैठ के काम कर सकते हो। सो ये सारी चीजें। सो अभी तक हमने थोड़ा सा बेसिक देखा कि कंपेंसेशन होता क्या है, कंपेंसेशन मैनेजमेंट क्या होता है, कंपेंसेशन में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाते हैं, बेस सैलरी वेरिएबल पे, उसके अलावा इक्विटी बेस्ड कंपेंसेशन, बेनिफिट्स, अलाउंसेस, पर्क्स, रिकॉग्निशंस, परफॉर्मेंस एंड मेरिट इंक्रीज, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स एंड वर्क लाइफ बैलेंस। तो अभी आपको पता लग गया कि कंपेंसेशन क्या होता है, कंपेंसेशन मैनेजमेंट पढ़ना क्यों जरूरी है। अब रोल क्या है कंपेंसेशन मैनेजमेंट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मेन रोल क्या था, अपने स्टाफ को क्या करके रखना, अट्रैक्ट करके रखना, अट्रैक्ट करना और उनको रिटेन करना और उनको मोटिवेट करके रखना। मेन तो ये 3 पॉइंट सभी गांठ मान लो, ये आपको लिख के ही आने हैं, अट्रैक्ट करना, रिटेन करना एंड मोटिवेट करना, ठीक है। ये आप सभी नोट करो, अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट। तो इस साथ में मेरे पॉइंट्स मार्क कर लो आप। रोल ऑफ कंपेंसेशन मैनेजमेंट क्या है, अट्रैक्ट करना टैलेंट को और रिटेन करना, उसके अलावा इंप्लॉयज को मोटिवेट करना और एंगेज करके रखना। ऑब्वियसली जब आप उनको अच्छी सैलरी दोगे वो परफॉर्म भी अच्छा करेंगे, ऑब्वियसली अगर वो परफॉर्म अच्छा करेंगे तो इंडस्ट्री में उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी। कई बार लीगल कंप्लायंस के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है कॉस्ट कंट्रोल। देखो कॉस्ट कंट्रोल या बजटरी प्लानिंग कैसे हो जाएगा, जब इंप्लॉयज काम अच्छा करेंगे ना, बेशक इंप्लॉयज को हम पैसा प्रॉपर दे रहे हैं बट बाकी कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कल्चर एंड रेपुटेशन बनी रहेगी। एम्प्लॉय जब सेटिस्फाइड होगा तो वो अच्छा काम करेगा, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड वेलबींग, टैलेंट डेवलपमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग, अलाइनमेंट विद बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड गोल्स। तो कंपेंसेशन अगर हमें पढ़ना है तो हम हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। ऑब्वियसली इसमें कंपनी का भी फायदा होना चाहिए और एम्प्लॉय का भी फायदा होना चाहिए। So what is the role of compensation management? Attraction and retention of talent, employee motivation and engagement, performance management, competitive advantage, legal compliance, cost control, organizational culture, employee satisfaction, talent development and alignment with goals। देखो अभी आपको लग रहा हो यार इतने सारे पॉइंट्स हैं, हमें तो मेन पॉइंट्स ही लर्न करके जाने हैं, पर लास्ट मिनट में हमें तो पॉइंट्स भी नहीं लर्न हो रहे, है ना। तो इसके लिए इतना डरना नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीजें अगर आप खुद भी कॉमन सेंस लगाओ। अब आप कंपेंसेशन प्लान करो कि कंपेंसेशन का क्या रोल है, आपको मोटिवेटेड रखने के लिए, आपके पास पैसा आएगा तो आप मोटिवेटेड रहोगे, आप अच्छे से काम करोगे, आप कंपनी जल्दी जल्दी छोड़ के नहीं जाओगे, आप अट्रैक्ट होगे टुवर्ड्स दैट कंपनी, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी। तो जनरल चीजें सोचो, वही लिख के आना, कुछ ऐसे रट्टा नहीं मार के जाना, अपनी तरफ से पॉइंट्स बना के आना, और बेस्ट वे है एग्जाम्पल्स लिख के आना, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स लिखोगे उतना अच्छा हाई स्कोर करोगे। अब जब भी कोई हम कंपेंसेशन देते हैं, कंपेंसेशन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। देखो वैसे तो फैक्टर्स आने के बहुत कम चांसेस हैं पेपर में, बट अगर स्टिल आपको आ जाता है कौन से फैक्टर्स हैं जो कंपेंसेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, सो आपको जस्ट इसमें इतना याद रखना है, 2 तरह के फैक्टर्स हैं जो कंपेंसेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक तो इंटरनल फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के, और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्योंकि आपको पता है कि कंपेंसेशन 2 ही चीजों से इफेक्ट होती है, एक इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इनके अंदर वाले फैक्टर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप खुद बना सकते हो। अब देखो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के विद इन की बात करें तो वो क्या फैक्टर्स होंगे जो किसी भी कंपनी में जो इंप्लॉयज है उनको स्टाफ
आपको जो पेमेंट मिल रही है, कंपेंसेशन मिल रही है, वो किस पे डिपेंड करेगा? जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कितना उन्हें आता है, कितना उन्हें एक्सपीरियंस है, कंपनी का क्या साइज है, कैसे कंपनी प्लान कर रही है, उनका क्या पे स्ट्रक्चर है और उनका क्या कॉर्पोरेट कल्चर है। तो इंटरनली तो हम यही चीज देखेंगे ना, बंदे को क्या आता है, हम बंदे से क्या चाहते हैं, वो बंदा कैसा काम कर रहा है, जो हमारे इंप्लॉय है वो कैसा काम कर रहा है। सो दीज आर ऑल द इंटरनल फैक्टर्स। अब जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स देखेंगे कि किन पे कंपेंसेशन डिपेंड करेगी, तो जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उसका क्या स्टैंडर्ड है, आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे दे रहे हैं, क्या मार्केट ट्रेंड्स हैं, क्या आपके जो पीयर ग्रुप्स हैं उनको क्या पैसा दिया जा रहा है, क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, आप कहाँ पे, आपकी जो कंपनी है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। अब जो मुंबई में जो बंदे को पेमेंट मिल रही होगी वो किसी रूरल एरिया में तो नहीं मिल रही होगी, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर है किसी भी पर्सन को कंपेंसेशन देने में। तो क्या फैक्टर्स हैं, अगर आपको इन केस फैक्टर्स आ जाते हैं दैट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कंपेंसेशन क्या क्या है, तो बेसिकली आप बस 2 हेडिंग्स याद करके जानी है इसमें आपको, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, बीच के पॉइंटर्स आप खुद बना के आ सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 में से। यूनिट 1 में से सबसे ज्यादा चांस है थ्योरीज आने का, ठीक है, यूनिट 1 में से थ्योरीज आने का सबसे ज्यादा चांस है। आपसे पूछ सकते हैं, देखो थ्योरीज रिलेटेड टू कंपेंसेशन, बेसिकली ना 5 टाइप की थ्योरीज हम पढ़ते हैं जब भी हम कंपेंसेशन पढ़ते हैं, बट इसमें से 2 तरह की थ्योरीज आपके सिलेबस में डिटेल में है। एक तो है इकोनॉमिक थ्योरीज, एक बिहेवियरल थ्योरीज। तो बेसिकली वैसे तो 5 थ्योरीज हम कंपेंसेशन की पढ़ते हैं, बट इसमें से इकोनॉमिक थ्योरीज रिलेटेड टू कंपेंसेशन एंड बिहेवियरल थ्योरीज रिलेटेड टू कंपेंसेशन आपके सिलेबस में डिटेल में है। सो थ्योरीज ऑफ कंपेंसेशन कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ कंपेंसेशन, नंबर 2 बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ कंपेंसेशन, बिहेवियरल को मोटिवेशन थ्योरीज या सोशल साइंस थ्योरीज भी कहते हैं। उसके अलावा कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ कंपेंसेशन, एजेंसी थ्योरी ऑफ कंपेंसेशन एंड स्टेक होल्डर्स फेयरनेस कंसेप्ट थ्योरी। तो एक बार सबसे पहले इनके नाम याद करो मेरे साथ, इकोनॉमिक थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी, एजेंट थ्योरी, स्टेक होल्डर्स फेयरनेस कंसेप्ट थ्योरी। ठीक है, उसमें से इकोनॉमिक वाली और बिहेवियरल वाली हमारे सिलेबस में डिटेल में, तो पहले ये वाली कवर कर लेते हैं। अब इकोनॉमिक थ्योरी क्या होता है? देखो इकोनॉमिक थ्योरी हमारे सिलेबस में डिटेल में है। सो अगर आपको एग्जाम में इन केस सिर्फ इकोनॉमिक थ्योरी डिटेल में आ जाता है, सो इकोनॉमिक के अंदर हम 5 थ्योरीज करके जा रहे हैं। ठीक है, इनके नाम याद कर लो, एक बार इनका ओवरव्यू मैं दे देती हूँ। तो मेनली आप सब इकोनॉमिक थ्योरी के जो 5 थ्योरीज हैं उनके नाम मेरे साथ अभी लर्न कर लेना। ठीक है, सो इकोनॉमिक थ्योरी क्या है? इकोनॉमिक थ्योरी रेफर्स टू द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, मॉडल्स, कंसेप्ट्स यूज्ड टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट इकोनॉमिक बिहेवियर एंड आउटकम्स। सो इकोनॉमिक थ्योरी में हम जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, मॉडल्स हैं या कंसेप्ट्स हैं जिनसे हम इकोनॉमिक बिहेवियर या इकोनॉमिक आउटकम्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो पढ़ते हैं। सो ये फ्रेमवर्क है कि कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस या सोसाइटीज कैसे डिसीजन लेते हैं। आपको पता है इकोनॉमिक्स में हमारा मेन काम क्या होता है? रिसोर्स एलोकेशन कैसे हो रहा है, कैसे प्रोडक्शन हो रही है, कंजप्शन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो इकोनॉमिक थ्योरी में वही पढ़ेंगे ना। इकोनॉमिक थ्योरी में हम एलोकेशन देखेंगे रिसोर्सेज का। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक थ्योरी में हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। बस हम इसमें ध्यान रखेंगे कि हमें किस कंटेक्स्ट में पढ़ना है, कंपेंसेशन मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में, तो उसी कंटेक्स्ट में हम पढ़ते हुए चलेंगे। इतना क्लियर हुआ? तो मेन इकोनॉमिक थ्योरीज 5 हैं जो हमें पढ़नी है। इनका सबसे पहले मेरे साथ नाम याद करो। जैसे मैंने आपको बताया, मेन हम इकोनॉमिक्स में क्या देखते हैं? प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, राइट। सो मेन इसमें एक तो आ गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, एफिशिएंट वेज थ्योरी, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, सुपरस्टार थ्योरी। देखो आपको पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बहुत ही फेमस टर्म है इकोनॉमिक्स की, सो ये भी आपको याद रहेगी। उसके अलावा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी भी याद रहेगी। उसके बाद जो एफिशिएंसी है वेज में वो होनी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी एंड सुपरस्टार थ्योरी। सो ये 5 थ्योरीज मेरे साथ अभी लर्न कर लो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, एफिशिएंसी वेज थ्योरी, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी एंड सुपरस्टार थ्योरी। आई होप आपको जो 5 इकोनॉमिक थ्योरीज हैं उनके नाम याद होंगे। अब थोड़ा बेसिक देखते हैं सारी थ्योरीज का। सबसे पहले है हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। देखो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या कहती है कि जब भी हम एम्प्लॉय को ना कंपेंसेट करते हैं, सो जो एम्प्लॉय, देखो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एडिशनल आउटपुट। जो एम्प्लॉय ज्यादा कंपेंसेशन उसको देंगे हम जो एम्प्लॉय ज्यादा आउटपुट जनरेट करे। सो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। फॉर हायर आउटपुट हायर कंपेंसेशन एंड फॉर लोअर आउटपुट लोअर कंपेंसेशन। सो सिंपल मतलब ये है कि जो कोई भी एम्प्लॉय है उसका कंपेंसेशन डिटरमाइन किया जाता है बाय द मार्जिनल कंट्रीब्यूशन ही इज मेकिंग, मतलब एडिशनल वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हायर कंपेंसेशन इज जस्टिफाइड फॉर एम्प्लॉयज हु कैन जनरेट मोर आउटपुट और कंट्रीब्यूट मोर। सेकेंड है हमारी एफिशिएंसी
वेज थ्योरी, एफिशिएंसी वेज थ्योरी का बेसिक मतलब ये होता है कि एफिशिएंसी जिसकी है ज्यादा उस पर डिपेंड करेगा हायर वेजेस देन द मार्केट इक्विलिब्रियम। मतलब अगर आप कोई भी एम्प्लॉय है उसको हायर वेज दोगे जितना मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अकॉर्डिंग है, उस वजह से कोई भी वर्कर है उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। सो अगर आप उसको हायर वेजेस ऑफर करोगे वो ऑब्वियसली अट्रैक्ट भी होगा और रिटेन भी करके रहेगा, और ऑब्वियसली उसका टर्नओवर भी डिक्रीज हो जाएगा और उसका मोरल एंड एफर्ट्स बूस्ट होंगे। सो आपको एफिशिएंसी वेज थ्योरी में इक्विलिब्रियम लेवल से ज्यादा वेजेस देंगे। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। आपको पता है कि जो इंप्लॉयज हैं उनकी जो स्किल्स एंड नॉलेज है वो वैल्यूएबल एसेट है किसी भी कंपनी के लिए। तो इसका मतलब है आपको इंडिविजुअल्स की एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में खर्चा करना है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। सो आपको ह्यूमन को एज अ कैपिटल मानते हुए उनकी एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट इस सब पर खर्चा करना है, विल कमांड द हायर कंपेंसेशन, क्योंकि उनकी जो स्किल वगैरह है वो सब बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं तो अगर आप एक चॉइस ऑप्ट करो तो दूसरी चॉइस को ना लेने की वजह से आपको जो लॉस हो रहा है दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो बेस्ट नेक्स्ट ऑप्शन जो आप फॉरगो कर रहे हो दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी क्या कहती है कि आपको उनका जो कंपेंसेशन है वो अपॉर्चुनिटीज के ऊपर इवैल्यूएट करना। इट सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स कंसीडर द पोटेंशियल अर्निंग्स दे कुड हैव रिसीव्ड इन अल्टरनेटिव जॉब्स, कि उनको अल्टरनेटिव जॉब में जो मिलता है उस बेसिस पर आप उनका अर्निंग्स डिसाइड करो। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज सुपरस्टार थ्योरी। सुपरस्टार थ्योरी क्या है कि सर्टेन इंडस्ट्रीज में कुछ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सुपरस्टार्स कहते हैं। सो उनकी वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होगी। सो सुपरस्टार्स को हायर कंपेंसेशन दी जाती है बिकॉज ऑफ देयर रेयर स्किल्स एंड एबिलिटीज एंड देयर हाई डिमांड इन द मार्केट फॉर देयर सर्विसेज। सो आई होप आपको इकोनॉमिक थ्योरीज क्लियर होगी होंगी। मुझे आप सारे कमेंट सेक्शन में इकोनॉमिक थ्योरीज पांचों की पांचों जो मैं पढ़ा रही हूँ और आगे जो बिहेवियरल थ्योरीज पढ़ाऊंगी उनके सिर्फ नाम चाहिए, क्योंकि जब आप एक बार लिख देते हो आपकी माइंड में स्टक हो जाता है। सारे लोग कमेंट करेंगे नीचे ये 5 थ्योरीज इकोनॉमिक वाली और जो हम बिहेवियर वाली पढ़ने वाले, तो सारी आपके माइंड में सेट बैठ जाएंगी बिना देखे। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक थ्योरीज क्या है? इकोनॉमिक थ्योरीज ऑब्वियसली आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती हैं कि कैसे कंपेंसेशन डिटरमाइन होता है। ये सारी उसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हैं कि प्रोडक्टिविटी, मार्केट डायनामिक्स, ये सब हम कंसीडर करते हैं। सो अभी तक हमने 5 इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ा। हमारे सिलेबस में अलग अलग तरह की थ्योरीज है कंपेंसेशन की, उसमें से इकोनॉमिक और बिहेवियरल थ्योरीज डिटेल में। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में फर्दर 5 तरह की थ्योरीज हैं: मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, एफिशिएंसी वेज थ्योरी, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी एंड सुपरस्टार थ्योरी। इतना क्लियर हो गया? सभी को लर्न हो गया ना साथ में? नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है बिहेवियरल थ्योरीज। कौन सी थ्योरीज? बिहेवियरल थ्योरीज। इनको सोशल साइंस थ्योरीज के नाम से भी जाना जाता है एंड मोटिवेशन थ्योरीज के नाम से भी जाना जाता है। सो बिहेवियर मतलब अगर हम किसी को भी कंपेंसेट करते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इंडिविजुअल्स बिहेवियर, क्योंकि ऑब्वियसली उसका जो परसेप्शन है, रिएक्शन है कंपेंसेशन पे, वो सारा उसकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करेगा और उसके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। तो जो बिहेवियरल थ्योरीज है ऑब्वियसली मैंने आपको बताया हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, इंडिविजुअल बिहेवियर देखेंगे जिनसे उनका जो रिएक्शन है कंपेंसेशन में वो वेरी करता है। सो इसमें हम मेजरली नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स देखेंगे और ज्यादा हम लाइट देंगे मोटिवेशन पे। सो अगर आपको बिहेवियरल थ्योरीज आ जाता है या मोटिवेशनल थ्योरीज आ जाता है या सोशल थ्योरीज आ जाता है, दे आर काइंड ऑफ अ सेम थिंग। सो आप सबसे पहले नाम याद कर लो बिहेवियरल थ्योरीज। जैसे कि हमने इकोनॉमिक थ्योरीज 5 पढ़ी वैसे ही हम बिहेवियरल थ्योरीज भी 5 लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले इनके नाम याद करो: एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, सोशल कंपैरिजन थ्योरी एंड गोल सेटिंग थ्योरी। सबसे पहले नाम फटाफट टर्न कर लो इनके। हम बिहेवियरल थ्योरीज पढ़ रहे हैं: एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, सोशल कंपैरिजन थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी। सबको नाम याद हो गए और सारे कमेंट सेक्शन में डालना बिहेवियरल थ्योरीज के नाम जो मैंने आपको पढ़ाए। ठीक है, लर्न हो जाएंगे अच्छे से। अब सबसे पहले है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। देखो, इंडिविजुअल की मोटिवेशन हाईली इन्फ्लुएंस होती है जो उसका बिलीफ होता है कि उसकी एफर्ट, परफॉर्मेंस और आउटकम में जो भी रिलेशनशिप है उस बेसिस पे वो एक्सपेक्ट करता है और उसी बेसिस पे उसका मोटिवेशन डिपेंड करता है। सो अगर कोई एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा कि वो जितने भी एफर्ट डालेगा उसकी वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और उसके बेसिस पे उसको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, सो उसी के बेसिस पे वो कंपेंसेशन एक्सपेक्ट करेगा। ये व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पे ऊपर काइंड ऑफ बेस्ड है, जिसमें एफर्ट्स इनटू परफॉर्मेंस इनटू आउटकम्स करके हम निकालते हैं। सो ये पहली हमारी बिहेवियरल थ्योरी है। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सेकेंड वाली है हमारी इक्विटी थ्योरी। इक्विटी का मतलब होता है कंपेयर करना इनपुट्स को और अपने आउटकम्स को। सो इक्विटी होनी चाहिए आपकी इनपुट्स में और आपके आउटकम्स में।
ये नहीं कि आप बहुत ही बिल्कुल ही नहीं काम कर रहे और आपको बहुत पैसा मिल रहा है तो आप ऑब्वियसली कोई काम ही नहीं करोगे आगे से, है ना, आपको पता है पेमेंट तो आ ही रही है। सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। इक्विटी होनी चाहिए आपके इनपुट्स पे और आपके आउटकम्स में। सो आपको ट्रीटेड हमेशा फेयरली करना चाहिए। सो इंडिविजुअल परसीव इनइक्विटी, अगर उसको लोअर कंपेंसेशन मिल रहा है और वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, सो इन केसेस पे ऑब्वियसली वो बंदा डिमोटिवेटेड फील करेगा। सो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्राइव करना चाहिए कि वो इक्विटी के बेसिस पर पैसा दे रहे हैं, कि जितना बंदा काम कर रहा है उसी के बेसिस पे उसको पेमेंट मिल रही है। तो अभी तक हमने इक्विटी थ्योरी पढ़ लिया और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पढ़ लिया। अभी हम थर्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी का मतलब होता है कि रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, मतलब बेसिकली कैरेट एंड स्टिक अप्रोच हम यूज कर रहे हैं। इसमें रीइंफोर्स कर रहे हैं कि आपको रिवॉर्ड्स देने हैं उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, सभी चीजों के अकॉर्डिंग आपको बोनस देना है, इंसेंटिव देना है, ताकि एम्प्लॉयज क्या रहे, मोटिवेटेड फील करें। नेक्स्ट है सोशल कंपैरिजन थ्योरी। आपको पता है कि सारे लोग कंपैरिजन से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, मतलब उनके कलीग्स को या इंडस्ट्रीज में बाकी लोगों को क्या पैसा दिया जा रहा है। सो इंडिविजुअल्स अपनी वर्थ दूसरों के साथ कंपेयर करके एनालाइज करते हैं। सो आपको उनको ऐसा कंपेंसेशन लेवल देना है कि वो सेटिस्फाइड फील करें और वो मोटिवेटेड रहे, जॉब सेटिस्फैक्शन मिले और उन्हें एक ऐसा फीलिंग आए, उनको परसेप्शन ऑफ फेयरनेस आए। ठीक है, अभी हमारी लास्ट बिहेवियरल थ्योरी है गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग का मतलब है कि आप, वो ऑब्वियसली कोई भी इंडिविजुअल है वो गोल सेट करते हैं अपने आप के लिए ताकि उसको मोटिवेशन मिले और उसकी परफॉर्मेंस बढ़े। सो आपको कंपेंसेशन देनी है अलाइंग विद द कंपेंसेशन जो उसके गोल्स हैं। कंपेंसेशन इज लिंक्ड टू ऑब्जेक्टिव्स, ताकि वो मोटिवेटेड फील करे कि मुझे ये गोल अचीव करना है। गोल्स के बेसिस पे आप उसको हाई परफॉर्म जब करेगा तो उसको अच्छे से कंपेंसेट करो। सो अभी तक हमने 5 इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ी। इकोनॉमिक थ्योरीज 5 कौन कौन सी थी? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी वेज, ह्यूमन कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड सुपरस्टार थ्योरी। उसके बाद हमने 5 बिहेवियरल थ्योरीज पढ़ी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, सोशल कंपैरिजन थ्योरी एंड गोल सेटिंग थ्योरी। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको ये अच्छा पॉइंट बता रही हूँ बहुत ज्यादा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपको बिहेवियरल थ्योरीज आ जाता है उस केस में आप मोटिवेशन थ्योरीज भी लिख के आ सकते हो, क्योंकि बिहेवियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली अफेक्टेड बाय आर मोटिवेशन। तो इसमें आप 3 थ्योरीज मैंने यहाँ पे और मेंशन करी है जो कि हमारी मोटिवेशन की सबसे इजी थ्योरीज हैं। आप चाइल्डहुड से इन थ्योरीज को पढ़ते आ रहे हो। सो ये तीनों चारों थ्योरीज आप लिख के आ सकते हो। बिहेवियर में आप मोटिवेशन की थ्योरीज भी लिख के आ सकते हो। एक तो है मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, एक है हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी और एक है मैकग्रेगर्स थ्योरी वाई एंड थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। सो ये तीनों हमारी मोटिवेशन की थ्योरीज है। बट अगर आप ये बिहेवियर में लिख के आते हो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज आवर बिहेवियर इज अफेक्टेड अ लॉट बाय द मोटिवेशन। तो सबसे पहले है मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। सो आपको पता है मैस्लो ने एक ऐसे मैट्रिक्स सा दिया था, उसने बोला था कि हम अगले सेगमेंट पे तभी मूव करते हैं जब हमारी लोअर नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं। सो सबसे नीचे हमारी आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आ गया हमारा फूड, शेल्टर वगैरह। सेकंड नंबर पे आती है सेफ्टी नीड्स, थर्ड नंबर पे आती है सोशल एंड बिलोंगिंग नीड्स, फोर्थ पे आती है स्टीम नीड्स एंड लास्ट पे आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मैस्लोस हायरार्की नीड्स तो सबको याद ही होंगी। सो आपको पहले अपनी लोअर लेवल ऑफ नीड्स सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी आप हायर लेवल पे जाओगे। सो सबसे नीचे है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड है सेफ्टी नीड्स, थर्ड है सोशल एंड बिलोंगिंग नीड्स, फोर्थ है सेल्फ एस्टीम नीड्स एंड लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सो ये जो मैं आपको बता रही हूँ बिहेवियरल का ही पार्ट है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट कि बिहेवियर का ही पार्ट है। उसके अलावा आप हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी लिख के आ सकते हो। हर्ट्जबर्ग ने ना 2 फैक्टर्स बताए थे मेनली, एक बताए थे हाइजीन फैक्टर्स और एक बताए थे मोटिवेशन फैक्टर्स। सो हाइजीन फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आती है? हाइजीन फैक्टर्स आर रिलेटेड टू वर्क एनवायरनमेंट वगैरह एंड दे प्रिवेंट डिससैटिस्फैक्शन, मतलब मोटिवेशन नहीं होगी पर आपको डिससैटिस्फैक्शन नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड जो मोटिवेटर्स है वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स है जो काम के साथ रिलेटेड है, इनकी वजह से आपको मोटिवेशन मिलेगी और जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगी। सो हर्ट्जबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 फैक्टर्स थे, हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स। उसके अलावा मैकग्रेगोर की भी एक थ्योरी थी मोटिवेशन की, दैट इज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरीज जो थ्योरी एक्स वाले बंदे हैं वो ऐसे बंदे हैं जो इनहेरेंटली बहुत लेजी हैं, ठीक है, जिनको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब तक आप उनको रिवॉर्ड्स नहीं दोगे अच्छा काम करने के लिए और जब तक वो बुरा काम करेंगे तब आप अगर पनिशमेंट नहीं दोगे वो काम ही नहीं करेंगे। तो दे आर वेरी लेजी काइंड ऑफ पर्सन, तो जो थ्योरी एक्स वाले पर्सन है। सो ऐसे एम्प्लॉयज को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपको बार बार उनको करेक्ट करना पड़ेगा और उनसे काम करवाना पड़ेगा। और ऑन द अदर हैंड जो थ्योरी वाई वाले पर्सन है वो क्वाइट ऑपोजिट है, वो खुद ही बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और उन्हें काम करना पसंद होता है। सो ऐसे एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा चैलेंजिंग काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, खुद से ही काम करना बहुत पसंद होता है। सो आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बिहेवियरल थ्योरीज आ जाता है आप ये 5 थ्योरीज भी लिख के आओगे, साथ में लिख के आओगे कि जो बिहेवियरल थ्योरीज है दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस अलॉट बाय मोटिवेशन, जिसमें आप 3 थ्योरीज और समझा के आ सकते हो अपने आंसर को लेंथी बनाने के लिए। मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स,
Herzberg's two-factor theory and McGregor's theory X and theory Y. आई होप सभी को इकोनॉमिक थ्योरीज एंड बिहेवियरल थ्योरीज क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा 3 और तरह की थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट होती हैं। 3 और थ्योरीज क्या हो सकती हैं? कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ कंपेंसेशन, एजेंसी थ्योरी ऑफ कंपेंसेशन, स्टेक होल्डर्स फेयरनेस थ्योरी। सो इसके बारे में इतना ज्यादा डिटेल में हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस का इतना डिटेल में पार्ट नहीं है। तो थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। कंटिंजेंसी थ्योरी का बेसिकली मतलब होता है आप जो कंपेंसेशन है वो कंटिंजेंसीज पे डिपेंड करेगा, मतलब डिफरेंट सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा कि इंडिविजुअल में बहुत डिफरेंसेस है, इंडिविजुअल्स में बहुत फर्क है, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फर्क है, इंडस्ट्रीज में बहुत फर्क है। उसके अलावा जो एजेंसी कंपेंसेशन थ्योरी है इसमें डिपेंड करता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिलेशनशिप चलता है, मतलब एजेंसी थ्योरी में जो रिलेशनशिप है वो है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। मेन हमें बस इतना ही जानना है। स्टेक होल्डर फेयरनेस कंसेप्ट का मतलब होता है, आपको पता है कि जब भी हम कंपेंसेशन देते हैं, कंपेंसेशन के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। ऑब्वियसली एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर हो गए, एम्प्लॉयर हो गया, सोसाइटी हो गया। तो आपको ऐसी कंपेंसेशन देनी है जो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के लिए फेयर और इक्वल हो। बेशक कोई एम्प्लॉय है, कस्टमर है, कंपनी है, सोसाइटी है। सो आपको सारे स्टेक होल्डर्स का फायदा लेके चलना है। सो हमने 5 कंपेंसेशन थ्योरीज पढ़ी, इकोनॉमिक थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी, एजेंसी थ्योरी, स्टेक होल्डर्स थ्योरी। उसमें से इकोनॉमिक और बिहेवियरल डिटेल में है, जिनके अंदर हमने फर्दर 5 तरह की थ्योरीज लर्न करी है। सो ये आपको मेनली लर्न करके जानी है क्योंकि थ्योरीज आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, एज आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ कंपेंसेशन। कंपेंसेशन के बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव्स होते हैं। तो स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव ऑफ कंपेंसेशन एक छोटा सा टॉपिक है कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपेंसेशन की कोई भी स्ट्रैटेजी बना रही है, दैट मस्ट अलाइन विद द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी। सो कंपेंसेशन ऑब्वियसली अलाइन करनी चाहिए ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज को क्या करना है, अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स फुलफिल हो सके। तो आपको ध्यान रखना है कि आप बिजनेस की ओवरऑल स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन कर रहे हो। तो जो भी आप कंपेंसेशन दोगे वो एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस के बेसिस पे दोगे, मतलब आपकी इंडस्ट्री के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, आपके जो और कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या उनको पे कर रहे हैं। उसके अलावा इंटरनल इक्विटी के बेसिस पे दोगे, मतलब उनकी क्या जॉब पोजीशन है, कितना वो इनपुट डाल रहे हैं, उसी बेसिस पे आप उनको फेयरली और इक्विटेबली पे करोगे। उसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड आप उनको पैसे दे सकते हो, टोटल रिवॉर्ड्स उनके आप पूरे प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हो, और ये नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा खर्चा कर दो। आपको ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का भी भला सोचना है, सो आपकी प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल होनी चाहिए और अपने बजट और फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि आप और जो आपके स्टाफ है उनको रिटेन और अट्रैक्ट तो कर ही पाओ, साथ के साथ कॉस्ट को भी इफेक्टिवली मैनेज कर पाओ। तो जब भी आपको स्ट्रैटेजी बनानी है ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करके बनानी है, एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस, इंटरनल इक्विटी, परफॉर्मेंस बेस्ड पे, टोटल रिवॉर्ड्स और कॉस्ट कंट्रोल, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब जो स्ट्रैटेजीज हैं बेसिकली वो 2 तरह की हो सकती हैं, एक तो स्टेटेड स्ट्रैटेजीज और एक अनस्टेटेड स्ट्रैटेजीज। तो अगर आपको स्ट्रैटेजीज वाला क्वेश्चन आता है, आपको लेंथी बनाने के लिए आप 2 तरह की स्ट्रैटेजी समझा के आ सकते हो। स्टेटेड स्ट्रैटेजी क्या होती है, जो आपको कम्युनिकेट करनी पड़ती है, जो एक्सप्लिसिट अप्रोच के बेसिस पे होती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेट करती हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको बताती हैं कि आपकी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, इंसेंटिव्स बढ़ जाएंगे। और अनस्टेटेड क्या है, जो आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को उनको बताने की जरूरत ही नहीं, वो आपको पता ही है। स्टेटेड वाली क्या है, एक्सप्लिसिट है, अनस्टेटेड वाली क्या है, इम्प्लिसिट है। तो स्टेटेड वाली ऑर्गेनाइजेशंस को कम्युनिकेट करनी पड़ती है, अनस्टेटेड वाली कम्युनिकेट करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अच्छा काम करोगे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी प्रमोशन की, रिकॉग्निशन की। सो ऑब्वियसली दोनों तरह की स्ट्रैटेजीज जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्टेटेड वाली भी, अनस्टेटेड वाली भी। उसके अलावा 1-2 छोटे-छोटे कंसेप्ट्स हैं, आपको वैसे बता रही हूँ, कई बार आ जाता है तो हम ये ना हो कि हम बिल्कुल ब्लैंक हो पेपर में। देखो टोटल कंपेंसेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है। टोटल कंपेंसेशन स्ट्रैटेजी का मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी सारे कंपेंसेशन चीजों को मिला के ओवरऑल सारे के सारे एलिमेंट्स, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कंपेंसेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, बेसिक पे, इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। तो सारे एलिमेंट्स को लेके किसी भी कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है, दैट इज द टोटल कंपेंसेशन स्ट्रैटेजी। उसके अलावा 2 टर्म्स और होती हैं, बेस्ट फिट अप्रोच एंड उसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच। तो इन दोनों अप्रोचेस में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक बार बेसिक मीनिंग बता देती हूँ। बेस्ट फिट अप्रोच का मतलब है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी इस अकॉर्डिंग बना रहे हो कि जो भी आपकी यूनिक नीड्स है ऑर्गेनाइजेशन की या कंटेक्स्ट है उसमें बेस्ट फिट बैठ रही है।
तो फिट बैठ रही है आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच का मतलब है जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है उन्होंने पहले सबने अडॉप्ट करके देखा हुआ है तो वो बेस्ट प्रैक्टिस मानी गई है। सो बेस्ट फिट अप्रोच का मतलब है कि वो चीजें अलाइन कर रही हैं आपके इंटरनल या एक्सटर्नल डिमांड्स के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग, और ऑन द अदर हैंड वो बेस्ट प्रैक्टिस है, मतलब आपकी इंडस्ट्री में वो स्टैंडर्ड चीज मानी जाती है। सो आप बेस्ट फिट अप्रोच भी चूज कर सकते हो या बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच भी चूज कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइसेस। तो दो अप्रोचेस होती हैं देखो स्ट्रैटेजीज में, बेस्ट फिट अप्रोच एंड बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच। उसके अलावा दो तरह के सर्कल्स होते हैं, एक होता है वर्चुअस सर्कल और एक होता है विशियस सर्कल। इन दोनों का मतलब मैं वैसे बता देती हूँ। वर्चुअस सर्कल का मतलब होता है पॉजिटिव आउटकम्स इन अ कंपेंसेशन स्ट्रैटेजी रीइंफोर्स फर्दर पॉजिटिव रिजल्ट्स, कि अगर आप कंपेटिटिव पे करोगे तो आपके पास टॉप टैलेंट आएगा और ऑब्वियसली वो अच्छा परफॉर्म करेगा। वर्चुअस सर्कल, वर्चुअस ऑब्वियसली पॉजिटिव चीजों के लिए होता है, तो अगर आप पॉजिटिव आउटकम चाहते हो, आप पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हो, तो पॉजिटिव आउटकम्स के लिए आपको पॉजिटिव रीइंफोर्स करना पड़ेगा। और विशियस सर्कल का मतलब होता है नेगेटिव आउटकम्स कैन लीड टू नेगेटिव रिजल्ट्स, कि नेगेटिव चीजों की वजह से नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इनइक्विटेबल पे करते हो, ऑब्वियसली जो आपका स्टाफ है वो डिमोटिवेटेड फील करेगा और डिक्रीज होगी उनकी परफॉर्मेंस। सो वर्चुअल का मतलब है पॉजिटिव आउटकम और पॉजिटिव रिजल्ट्स, एंड विशियस सर्कल का मतलब है अगर आप नेगेटिवली करते हो तो आपको ऑब्वियसली रिजल्ट्स मिलेंगे, वो भी नेगेटिव मिलेंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद हमारा छोटा सा टॉपिक बच जाता है, दैट इज कंपेंसेशन एज अ मोटिवेशन टूल। प्लीज जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, नीचे लाइक का बटन है, यू कैन लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है यू कैन पुट अ स्मॉल कमेंट बिलो द वीडियो। तो कंपेंसेशन एक मोटिवेशन टूल है। आपको पता है ऑब्वियसली आप काम क्यों करते हो, आपको पता है आपको पैसे मिलेंगे, है ना, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, तो कंपेंसेशन इज अ वेरी गुड मोटिवेशन टूल। सो क्या क्या वेज है जिस वे में कंपेंसेशन एम्प्लॉयज को मोटिवेशन देता है? सबसे पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव। ऑब्वियसली अगर आपको पेमेंट मिलेगी, फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा, आप मोटिवेटेड फील करोगे, क्योंकि आपके जो भी डिजायर्स हैं, नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो आप मनी से फुलफिल कर सकते हो। तो आप उतना ही अच्छा वर्क हार्ड करोगे जितना ज्यादा आपको पेमेंट मिलेगा। सो दैट इज ऑल्सो अ बिग फैक्टर कि आपको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है, सो उसी वजह से आपको मोटिवेशन मिलती है। ऑब्वियसली आप अट्रैक्ट होगे टुवर्ड्स दैट कंपनसेशन, आप और आप कंपनी भी जल्दी जल्दी छोड़ के नहीं जाओगे। सो अगर आपको अच्छा कंपनसेशन मिलेगा एज पर योर स्टैंडर्ड्स एंड फेयर, तो आप ऑब्वियसली रिटेन करोगे और अट्रैक्ट होगे टुवर्ड्स दैट कंपनी। और आपको अगर पता हो कि कोई भी कंपनी है वो परफॉर्मेंस बेस पे और ज्यादा इंसेंटिव दे रही है, तो आप और ज्यादा अच्छा काम करोगे टू गेन द बोनस कमीशन एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीजेस। आपको जब रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी प्रेज कर रहे हैं, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपको सब एक्नॉलेज कर रहे हैं आपके एफर्ट्स के लिए, तो आप ऑब्वियसली मोटिवेटेड और बूस्टेड फील करोगे और ज्यादा इंगेज होकर काम करोगे। अगर आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए मिल रहे हैं तब भी आप अच्छा फील करोगे। पे फॉर परफॉर्मेंस कल्चर या फिर आपकी प्रॉपर एंगेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन हो रही है तो आप अच्छा काम करोगे। सो आपको पता है कि जब भी कंपेंसेशन मिलती है, एम्प्लॉय डायरेक्टली क्या होता है, मोटिवेट हो जाए। तो कंपेंसेशन डायरेक्टली क्या है, एक मोटिवेशन टूल है बहुत सारे तरीकों से, कि आप अपने आप को इंप्रूव करते रहो और बहुत अच्छा काम करते रहो। बट आपको मैं एक चीज बता दूं कि कंपेंसेशन अलोन एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो किसी भी एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म में मोटिवेट करता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई 1 करोड़ दे रहा है पर उसने आपको बंदी बना के रख लिया कि आप 10 सालों तक यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, ना अपनी फैमिली को मिल सकते, ना किसी और को, तो आप नहीं जाओगे ना, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं कि आपको मीनिंगफुल लाइफ मिल रही है, मीनिंगफुल वर्क मिल रहा है, ठीक है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल रहा। सो और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं अपार्ट फ्रॉम कंपेंसेशन जो किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सो आपको पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट चाहिए, प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए होता है अपनी लाइफ में। सो ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा ये कंसीडर करना चाहिए कि वो होलिस्टिक अप्रोच लेके चले, वो इंटीग्रेट करे कंपेंसेशन को अदर मोटिवेशन फैक्टर्स के साथ, ताकि वो बंदा अच्छे से काम करे। आपको पता है कि मनी एंड मोटिवेशन एक टर्म है, मनी एंड मोटिवेशन, कि सिर्फ पैसा ही नहीं है जो किसी बंदे को सेटिस्फाई करता है। हाउएवर दिस वेरीज फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। मनी अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर है हमारी लाइफ में, बट मनी सोल मोटिवेटर नहीं है हर एक इंसान के लिए, क्योंकि जो लोगों की मोटिवेशन है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पैशन फॉर जॉब, सेंस ऑफ पर्पस, प्रोफेशनल ग्रोथ, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अदर्स, सोसाइटी, बहुत सारी चीजें होती है। सिर्फ मनी सब कुछ नहीं होती। तो आप ये भी जस्टिफाई एंड में कंक्लूजन में जरूर करके आना कि हाँ, कंपेंसेशन एक इंपॉर्टेंट मोटिवेशन टूल है, बट कंपेंसेशन एक सोल टूल नहीं है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसमें आप ना एक मॉडल समझा के आ सकते हो टोटल रिवॉर्ड्स का। कौन सा मॉडल? टोटल रिवॉर्ड्स का। आपको पता है टोटल रिवॉर्ड्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जितनी भी आपकी कंपेंसेशन है, बेनिफिट्स हैं, कोई भी कंपनी आपका करियर डेवलपमेंट कर रही है, आपको रिकॉग्निशन रिवॉर्ड्स दे रही है, वर्क लाइफ बैलेंस दे रही है, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा दे रही है, ये सारी की सारी चीजें हमारे टोटल रिवॉर्ड्स में काउंट होती है। ठीक है, तो टोटल रिवॉर्ड्स में हमारी पूरी कंपेंसेशन या अदर बेनिफिट्स सब कुछ हम कंसीडर करके चलते हैं।
ठीक है। और एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, कंपेंसेशन पॉलिसी। कंपेंसेशन पॉलिसी का बेसिक मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कौन सी पॉलिसी डिटरमाइन कर रही है, कौन सी प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस यूज कर रही है अपने एम्प्लॉयज को कंपेंसेट करने के लिए। मतलब कंपेंसेशन पॉलिसी बेसिकली आउटलाइन है कंपनी की अप्रोच का, ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच का, वो किस बेसिस पे उनको कंपेंसेट कर रही है। सो पॉलिसी इज लाइक अ फ्रेमवर्क जिसमें वो डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग द कंपेंसेशन प्रैक्टिसेस, जो कि अलाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ, वैल्यूज के साथ, लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ। आई होप आपको कंपेंसेशन मैनेजमेंट का जो बेसिक है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपके स्टिल कोई क्वेरीज हैं आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में साथ डिस्कस कर सकते हो, और साथ में आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का और लिंक मिल जाएगा। और आपके साथ एक गुड न्यूज़ है, आपको पता है कि कॉमर्स बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, सीएमए का कोर्स होता है, अब रिसेंटली आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम निकला हुआ है। आपको चैनल पे धीरे धीरे मैं सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाने वाली हूँ। जितने भी कोर्सेज हैं कॉमर्स के साथ ओरिएंटेड, एक डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो जो भी सारी एक्साइटिंग चीजें हैं कॉमर्स बेस्ड वो आपको सारी धीरे धीरे चैनल पे मिल जाएंगी। हम मिलकर सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स हम सारे क्रैक करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंपेंसेशन मैनेजमेंट की यूनिट 2 के साथ। आपको इसकी भी अपडेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर। ठीक है, till then stay tuned, don't forget to like, share and subscribe the channel.